हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूलनॉमिक्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन 90 डेज़ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ तरीक़ों को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं उन तरीक़ों को, उन स्ट्रेटजी को, उस प्लान को, किस तरह से हम पढ़ाई करें फिज़िक्स के सब्जेक्ट के लिए ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, मैं हूं विपिन यादव, आपका इंस्ट्रक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने ये एक्सेल सीट है जिसमें कि आपके फ़िज़िक्स के सिलेबस के बारे में मेंशन किया गया, टॉपिक्स जो भी हैं आपके सिलेबस में वो बताए गए हैं, साथ ही साथ आपको उनका वेटेज बताया गया है। ओके, और ये एक प्लान है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कौन से टॉपिक को आप कितने दिन पढ़ेंगे, कितने दिन रिवाइज करेंगे, पर डे आप कितने आवर्स देंगे, टोटल आवर्स आपके कितने बनते हैं, आप कितना दे सकते हैं, क्या एफिशिएंसी आएगी। ओके, तो उसका क्या परसेंटेज आपका स्कोर लगेगा, मैं अभी थोड़ी देर में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इसके लेआउट को समझ लीजिए। ठीक है, आपके फिजिक्स के टॉपिक, फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपके 14 चैप्टर्स हैं। कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि आपका यूनिट नंबर 1 है, उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर मिला के आपका 16 मार्क्स का वेटेज होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है फिजिक्स का वो 70 मार्क्स का होता है, उसमें 16 मार्क्स का आपका ये 3 टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। ओके, ऑन एन एवरेज 15-16 मार्क्स का आपका आता है। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये आपके 4 टॉपिक्स 17 मार्क्स के होते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये मिला के 18 मार्क्स है। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये 3 चैप्टर आपके 12 मार्क्स के हैं। बाकी के 2 चैप्टर, आपका एक चैप्टर जो बचता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये आपका 7 मार्क्स का है। ठीक, तो टोटल मिला के आपका 70 मार्क्स का ये हो जाता है। आपका सिलेबस 2023-24 के लिए रेशनलाइज्ड किया गया था, कोरोना के टाइम पे वही आपका सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, तो सिलेबस आपका ज़्यादा नहीं है, चैप्टर्स आपके 14 हैं, पर सिलेबस कम है। हर एक चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्टन किया गया है। ठीक है, जो कोरोना से पहले था उससे थोड़ा सा शॉर्टन किया गया है, आपको काफ़ी रियायत इसमें दी गई है। तो 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा आपका, ये टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। ओके, अब देखिए टॉपिक नंबर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ओके, इसको अगर आप 3 दिन देते हैं पढ़ने के लिए, जो कि मैंने आपका कॉलम जी में दिखाया हुआ है स्टडी डेज, और 2 दिन आप इसको रिवाइज करते हैं, आर डेज मतलब रिवीजन डेज, तो टोटल आपके 5 दिन होते हैं। और हर दिन अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो टोटल 15 आवर्स आपको, तो टाइम रिकॉर्ड कॉलम के में दिखाया गया 15 आवर्स आपके बन जाते हैं। ओके, और अगर 15 आवर्स आपके बनते हैं और 15 आवर्स ही पढ़ाई आपने अलॉटमेंट किया 15 आवर्स का इस टॉपिक के लिए। ओके, डेज अलॉट कर लिए आपने, रिवीजन डेज अलॉट कर लिए, आवर्स पर डे अलॉट कर लिए हैं। ओके, तो टोटल 15 आवर्स बनते हैं आपके, और आप 15 आवर्स ही इसको दे रहे हैं, तो आपने 100% अपना टारगेट अचीव किया है। ओके, इसी तरह से हर टॉपिक के लिए मैंने आपको यहाँ वेटेज बता रखा है। इन नंबर ऑफ डेज़ को, नंबर ऑफ आवर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर ये ऑप्टिमम है। आप अच्छे कंसनट्रेटली, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो आपको नंबर ऑफ डेज़, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। ठीक है, जो करंटली आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ, उसके हिसाब से आप देखें इस स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड स्कोर 99% है। ओके, एक्सपेक्टेड स्कोर सिलेबस के हिसाब से अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पढ़ाई करनी क्या है, क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए कम से कम 2 बार, जिसमें एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, लैंग्वेज आपको घुमा दिया जाएगा, पर सारा का सारा कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी में होता है, वहीं से आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। आप एनसीईआरटी 2 बार कवर कर लेंगे, उसके बाद आप ओसवाल को फॉलो कीजिए। मैं प्रेफर करूँगा ओसवाल, आपके पास ओसवाल नहीं है तो टुगेदर विद आप फॉलो कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप साथ ही साथ देखते चलिए क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद फिर आप ओसवाल को फॉलो कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, आपने एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लिया और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप ओसवाल को देख लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं, तो आप ओसवाल को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
पर आपको एनसीईआरटी सबसे पहले 2 बार करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उसके बाद आप ओसवाल या टुगेदर विद पर जाइए। आप इस तरह से करेंगे तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन नंबर ऑफ़ डेज़ को 20% बढ़ा भी लेंगे तो भी आपका 86 यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ टोटल हो रहा है। 90-95 डेज़ में आप इसको कवर कर सकते हैं और अभी आपके पास इतना टाइम है। ओके, तो एक ये प्लान है। इनको इस टेम्पलेट को अगर आप चाहें तो मुझे मेल करके ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज करें और इसको आप यूज़ करें। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो इस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि उसको नंबर ऑफ़ डेज बढ़ाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, आप उसको चेंज करिए, आपका स्कोर अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आपका ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज बताए गए हैं, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बताया गया, एक्सपेक्टेड स्कोर, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर मैंने स्टडी डेज 3 बता रखे हैं, किसी स्टूडेंट को 3 दिन की बजाय 4 दिन चाहिए, तो देखिए आपका स्कोर अभी 99.986 है, आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 दिन करता हूँ तो आप देख लीजिए 98.795, ग्राफ भी चेंज हो गया। तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं, आपको सब पता चल जाएगा कि मेरा क्या स्कोर एक्सपेक्टेड आने वाला है, प्रोवाइडेड कि आप एनसीईआरटी को 2 बार करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ओसवाल को देखेंगे। जो क्वेश्चंस सिमिलर हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में एनसीईआरटी, उनको आप स्किप करिए, कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है उसको देख लीजिए। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको नोट्स और वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने का कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, पर आप खुद से स्टडी करेंगे तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। पहले आप एनसीईआरटी 2 बार करिए, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस दिए हैं उनको बहुत ही ज़रूरी करना है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सेट करते हुए एनसीईआरटी के जो टॉप चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व दिए होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे सेट किए जाते हैं। ठीक है, उन कंसेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। उसके बाद बैक में चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको आप करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप 2 बार करिए, सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़िए, डेरिवेशन समझिए, कंसेप्ट समझिए। ओके, उसके बाद फिर आप बीच के क्वेश्चंस और बाद के क्वेश्चंस को करिए, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, फिर आप ओसवाल या टुगेदर विद पे जाइए। इस तरह से आप करें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी कम से कम 3 या 4 बार कर लेनी चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर आसानी से गेन कर सकते हैं फिजिक्स के केस में। और एनसीईआरटी के जो बीच में दिए होते हैं शॉर्ट एग्जाम्स, खासकर उन पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे सेट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। कि अब तो रही बात ये आपके सिलेबस की, अब सवाल उठता है कि हमें ये टॉपिक्स करने हैं क्या इसी सीक्वेंस में करने हैं, तो आंसर है नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से लिंक होती हैं, इसी तरह टॉपिक्स में भी लिंकेजेस होते हैं। जब आप पढ़ेंगे सारे सिलेबस को कई बार, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको सारा कुछ समझने के लिए एक बार सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही समझ लीजिए, उसी सीक्वेंस में पढ़िए जिस सीक्वेंस में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिजिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिकल साइंस, जो आसपास आपकी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनका एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स। ठीक है, आपके आसपास सूरज उग रहा है, लाइट आ रही है, तो लाइट किस तरह से आ रही है, तो वो आपका रे ऑप्टिक्स आ जाता है। ठीक है, आपने इंटरफेरेंस देखा तो आपने वेव ऑप्टिक्स की बात कर ली। तो फिजिक्स क्या है, चारों तरफ आपकी चीज़ें जो हो रही हैं, जो नेचर है उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके जो लॉज हैं, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन क्या है, फिजिक्स है। ओके, फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सी बात आप समझिए। ओके, तो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग समझने के लिए आपको फिजिक्स से अगर प्यार करना है, और हो जाएगा प्यार आपको, अगर आप मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे और मेरे बताए हुए तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, ठीक है, तो आपको फिजिक्स से प्यार होगा। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आप फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो टेबल्स आप देख लीजिए, कम से कम 20 तक टेबल्स आने चाहिए, पहाड़े 30 तक आते हैं तो अच्छा है, 20 तक तो मिनिमम आने ही चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स आप देख लीजिए नंबर्स के, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 × 2 4, ठीक है ना, 4 × 4 16, इस तरह से 30 तक आप देख लीजिए, 30 तक देख लीजिए, क्यूब्स आप देख लीजिए इस तरह से 20 तक। फिर स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए डिवीजन मेथड से, साइंटिफिक नोटेशन और इनका कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन लेंदी होती है, और बिना साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लिए हुए, इसके कंसेप्ट को समझे हुए इसको यूज़ किए आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट मैं आपको ये वीडियो दूंगा जो बेसिक चीज़ें, इनको आपको मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा, आप उनको देखिए समझिए। ठीक है, कई बार देखिए आप सारी चीज़ों को कर सकेंगे।
लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक कैलकुलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिक, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में, जो ज़रूरत होता है जितना उतना हम इसको देख लेंगे, वीडियोज़ के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। फिर डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन की बात करी जाती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में दे देगा, किलोमीटर पर आवर में पूछ लेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको यूनिट कन्वर्जन आती है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन का जिसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और बहुत ही आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे, अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनमें। फिर बेसिक अलजेब्रा आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य का जो एक फार्मूला है -b + -√b² - 4ac / 2 है, वो आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स, फैक्टर्स वगैरह थोड़ा सा बेसिक वगैरह वो आना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, और आपका एडिशन ऑफ टू इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्स वाई की, टू इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना आना चाहिए। फिर ग्राफ्स तो आपको पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ओके, 2D 3D ज्योमेट्री का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई सारे फिगर्स 3 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि आपका मैग्नेटिज्म में होगा, आपको समझना 3D आपका जितना अच्छा होगा, विजुलाइजेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम जो के हिसाब से आपको चीज़ों को पोजीशन उनकी सेट करना, उनको विजुलाइज करना 3D में, वो थोड़ा सा आना चाहिए। जो फिगर्स होते हैं 2D और 3D उनको आना चाहिए। वो जो बेसिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, जैसे कॉनिकल फिगर्स हो गया, स्फेरिकल फिगर्स हो गए, ठीक है, 2D फिगर्स में स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, सर्कल हो गया, इनके जो आपका एरिया वगैरह है, इनके रिलेशंस, इनके इक्वेशंस, इनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए, वॉल्यूम के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, थीटा, ये सारी इनकी वैल्यूज़ जो टेबल होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, टेन 0 की क्या है, वो आनी चाहिए। फिर जो आपका क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता दूंगा, आप वो सीख सकते हैं। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वेक्टर के आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो वेक्टर में आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, कंपोनेंट्स निकालना वेक्टर के, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना वेक्टर का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वेक्टर का कंपोनेंट, वो भी 2 डायमेंशनल कंपोनेंट, ये आपको आना चाहिए। 2D कंपोनेंट वेक्टर का निकालना, रिजल्टेंट निकालना, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ इक्वेशन सिंपल से फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, मैक्सिमम, मिनिमम के, वो आपको आने चाहिए फिजिक्स में। उसके बाद आप फिजिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आप कवर करिए पहले, उसके बाद आप फिजिक्स देखिए। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, 2 या 3 दिन में अगर आप देंगे कहीं से अच्छे जगह से आप इसको देखेंगे तो आपको हो जाएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा ये सारे कंसेप्ट्स, बहुत ही ईजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जितना ज़रूरी उतना ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। तो आप वहाँ से देखें, इसको सारे को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्टार्ट करिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करने के बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस को कर लीजिए। उसके बाद फिर आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी को मत छेड़िए, उसको छोड़िए। ये 2 चैप्टर्स आपको अपने दिमाग में सेटल होने दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट नए होते हैं। 12th की जो सिलेबस है फिजिक्स की, बिल्कुल नई चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स ने पहले इसके बारे में कभी देखा सुना नहीं होता है, तो ये चीज़ें नहीं लगती, इनको सेटल होने दीजिए। फिर आप डुअल नेचर पे चले जाइए, एटम और न्यूक्लियर पे चले जाइए। बहुत सारे कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से जो हैं, कूलम्स लॉ वगैरह, वो आपके डुअल नेचर में, एटम्स में यूज़ होंगे, डेरिवेशंस वगैरह में, कंसेप्ट वगैरह में। तो यहाँ से आपको रिलेटेड लगेंगे ये टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स का वेटेज भी है और ईजी टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक जल्दी कवर हो जाएंगे, तो आप ये आसानी से पहले कवर कर लीजिए। फिर आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाइए, फिर आप आइए वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार आने से पहले थोड़ा सा इन 2 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें, थोड़ा सा देख लें, फिर आप करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि चार्ज, ये दोनों जो चैप्टर है वो स्टैटिक हैं, चार्ज रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करी जाती है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पोटेंशियल में, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है। फिर आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते तो चार्ज मोशन में आ जाता है। फिर जब मोशन में चार्ज आ जाता है तो मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव, सब चार्ज मोशन में है। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक एक दूसरे लिंक होते चले जाते हैं। तो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स को बैक टू बैक करते चले जाइए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। ओके,
इस तरह से आप कर सकते हैं। और क्या इसमें रे ऑप्टिक्स छूट गया है क्या? हो सकता है मैंने रे ऑप्टिक्स मिस कर दिया हो, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। क्या इसमें रे ऑप्टिक्स मिस हो गया है? हो सकता है बाई मिस्टेक मिस हो गया है, इसमें देखिए। हाँ, रे ऑप्टिक्स है चैप्टर 9 एंड वेव ऑप्टिक्स है चैप्टर 10। तो 9 एंड 9 चैप्टर मेरे ख्याल से यहाँ से मिस हो गया। हाँ, ओके, तो आप यहाँ कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके आगे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं चैप्टर 9 एंड 10, ठीक है। तो ये आप यहाँ ऐड कर लीजिए। चैप्टर नंबर 14 तो आपका हो ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेबस को कवर कीजिए। चलो देखते हैं क्या ये हमारे 14 हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ टोटल हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करना है। किस तरह से आपको पढ़नी है, बात समझ में आ गई आपको? इसी सीक्वेंस में पढ़िए, इसी तरह से पढ़िए, तो आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इस टेम्पलेट को चाहें तो मुझे मेल करें और मेल से आप मंगा सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। मेल आईडी है ikras IICRASINDIE@gmail.com। यहाँ पे आप मेल करके मंगा सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं इस टेम्पलेट के बारे में, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और नए वीडियो में आपको ये बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उनको आप देखिए, इन चीज़ों को समझिए, फिर आप स्टैटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप इस चैनल के बारे में बात कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।